करो शुरू। सरल क्लासेस श्रेणी में आप सभी का स्वागत है। अगला जो टॉपिक था हमारा एल्किल हैलाइड में, वो था धातुओं से क्रिया। यानी ये एल्किल हैलाइड की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद मेटल। ठीक है ना। तो हमें एल्किल हैलाइड की क्रिया धातुओं से करानी है, और धातुओं में सबसे पहली धातु सोडियम है, और सोडियम की क्रिया को कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। दूसरी जो धातु है वो मैग्नीशियम है, Mg से क्रिया होगी। तीसरी जो धातु है वो लिथियम है, यानी Li से क्रिया होगी। चौथी जो धातु है वो Pb है, तो लेड धातु से क्रिया होगी। तो हमें चार मेटल से क्रिया पढ़नी है, यानी चार एग्जाम्पल है मेटल के। वुड्स अभिक्रिया पढ़नी है, यानी सोडियम धातु से क्रिया पढ़नी है, मैग्नीशियम से पढ़नी है, लिथियम से पढ़नी है, NaPb से पढ़नी है। ठीक है। सबसे पहले हम धातुओं की क्रिया शुरू करें, तो सबसे पहली जो क्रिया है, पहला जो एग्जाम्पल है नंबर 1, पहली जो धातु से क्रिया है वो है सोडियम से क्रिया। और सोडियम धातु की क्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। तो सोडियम धातु की क्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्रिया कैसे है? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है तो 2Na प्लस XR, तो इसमें 2NaX निकलता है, यानी 2 सोडियम यानी 2 सोडियम और 2 बार X। ये क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, और इस क्रिया में बनने वाला प्रोडक्ट RR होता है। RR का मतलब होता है उच्चतर एल्केन। तो वुड्स क्रिया में बनने वाले प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? उच्चतर एल्केन कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले, ये एग्जाम्पल है CH3CH2Cl। अगर हमें इसकी वुड्स क्रिया करनी है तो इस उदाहरण का नाम है एथिल क्लोराइड। और अगर एथिल क्लोराइड की वुड्स अभिक्रिया करनी है सोडियम के साथ, तो +Cl CH2CH3, इसकी वुड्स क्रिया करें तो ये 2NaCl निकलेगा। और इस क्रिया में बनेगा क्या? CH2CH2CH3, यानी डबल हो गया, यानी ब्यूटेन बनेगा। ठीक है ना। तो इस क्रिया में बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ब्यूटेन होगा। तो सोडियम की जो क्रिया है वुड्स क्रिया, इस क्रिया की परिभाषा क्या है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया ईथर की प्रेजेंस में सोडियम धातु से होती है तो उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है, जिसे वुड्स अभिक्रिया कहा जाता है। और वुड्स अभिक्रिया में जो उच्चतर एल्केन बनेगा, हायर प्रोडक्ट है, जो उच्चतर एल्केन बनेगा उसमें एल्किल समूह जो है वो डबल हो गया, दुगना हो गया। इधर जो एल्किल समूह था वो 2 कार्बन का था, तो ये 4 कार्बन का एल्केन बन गया। ठीक है। इस क्रिया का अगला उदाहरण ले हम, इस क्रिया का तीसरा उदाहरण ले, तो वुड्स अभिक्रिया का तीसरा एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो तीसरा उदाहरण ऐसे है। मानो ये हमारे सामने स्थिति है 2 क्लोरोप्रोपेन, और हमें 2 क्लोरोप्रोपेन की वुड्स क्रिया करनी है। तो 2 क्लोरोप्रोपेन की वुड्स अभिक्रिया कैसे होगी? ये बीच में सोडियम आएगा, प्लस इसको दोबारा लिखा जाएगा CH3CH3, ये भी 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया, यानी 2 क्लोरोप्रोपेन के 2 मोल हो गए। और इसके अंदर 2NaCl निकलेगा, और 2 क्लोरोप्रोपेन में बनेगा क्या? CH3CH। अब ये CH इससे जुड़ेगा, तो नीचे CH3 CH CH3 और CH3। तो जब हमने 2 क्लोरोप्रोपेन लिया और इसकी वुड्स अभिक्रिया करवाई, एलिफेटिक है, और इसकी वुड्स क्रिया कराई तो क्या बना? 1 2 3 4। वुड्स क्रिया में 2 पर और 3 पर मेथिल है, तो 2,3 डाइमेथिल, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो इस क्रिया का वुड्स क्रिया का प्रोडक्ट क्या हुआ? 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। ठीक है। तो ये तो वुड्स अभिक्रिया हो गई नहीं, और इसके कितने एग्जाम्पल हो गए? 4। अब वो यदि हमें प्रश्न इस रूप में दे, प्रश्न ऐसे है, इसका यदि ABCD में वुड्स क्रिया का प्रश्न आएगा, पहली मेटल से क्रिया है सोडियम से, क्रिया का नाम वुड्स अभिक्रिया है, और यदि इसका प्रश्न ऐसे आता है, उसने लिखा CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है।
उसके बाद उसने लिख दिया यहाँ PCl5, आगे लिख दिया A, उसके बाद यहाँ लिख दिया Na ईथर और आगे लिख दिया B। तो उसने पूछा A और B क्या होगा इस क्रिया में। तो भाई A तो क्या होगा, OH हटाओ Cl लगाओ, तो A क्या होगा CH3 CH2 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 Cl। A तो ये होगा यानी 1 क्लोरोब्यूटेन होगा, ये तो A हो गया। और B क्या होगा, B क्या होगा, इसको डबल करेंगे हम इस पूरी श्रृंखला को, क्योंकि B नंबर पर जो क्रिया है ये Na ईथर, इससे हमें पहचान होगी कि ये अभिक्रिया कौन सी है, वुड्स क्रिया है। और वुड्स क्रिया में एल्किल समूह दुगना हो जाता है, तो ये एल्किल समूह कितने का है, 4 का डबल हो जाएगा तो 8 का बनेगा। तो 8 का मतलब CH2 का होल 6 और लास्ट में CH3, 8 हो गए ना, 1 6 7 और 1 8, और 8 हो गए तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, N ऑक्टेन हो गया। नहीं, आप इस उदाहरण को A वाले को वुड्स क्रिया में जमाओगे, नहीं इसको व्यवस्थित करोगे तो जस्ट डबल होकर ऑक्टेन बनाएगा। नहीं, तो ये हमारे सामने 8 कार्बन की सीरीज बन गई ऑक्टेन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया इसका वुड्स क्रिया का। तो हमारी पहली मेटल से क्रिया हो गई, यानी सोडियम मेटल की क्रिया पूरी हो गई। और सोडियम मेटल की जो क्रिया थी उस क्रिया का नाम क्या था, वुड्स अभिक्रिया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगली जो मेटल है नंबर 2, वो है मैग्नीशियम से क्रिया, Mg से क्रिया। हम पढ़ रहे हैं Rx और इसकी क्रिया Mg से कराएंगे, तो ये क्रिया भी शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, RMgX होगा। और R का मतलब होता है एल्किल, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम और X का मतलब होता है हैलाइड। तो इसका नाम क्या है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, RMgX है, ठीक है ना। गिरनियार अभिकर्मक कहते हैं इसको। तो मैग्नीशियम धातु की क्रिया से बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, गिरनियार अभिकर्मक होता है, ठीक है ना। अब वो कहता है कि गिरनियार अभिकर्मक को जल की प्रेजेंस में नहीं रखा जाता। तो भाई RMgX जो होता है, RMgX इसको जल के साथ नहीं रखते, जल होता है H2O। क्यों, क्योंकि R होता है माइनस और Mg होता है प्लस। तो जब ये बॉन्ड टूटता है RMgX का, तो R माइनस बनता है और Mg प्लस बनता है। और जल का क्या होता है, H प्लस OH माइनस। तब R से कौन जुड़ेगा, R से जुड़ेगा H, और R से H जुड़ेगा तो RH बनेगा, यानी एल्केन बनेगा। इसलिए गिरनियार अभिकर्मक को RMgX को जल अपघटित नहीं करते, ठीक है ना। मतलब इसको जलीय विलयन में नहीं रखा जाता, जलीय माध्यम में नहीं रखा जाता। किस माध्यम में रखते हैं, ईथर वाले माध्यम में रखते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि गिरनियार अभिकर्मक को, तो भाई गिरनियार अभिकर्मक को ईथर के माध्यम में रखा जाता है, जलीय माध्यम में नहीं रखा जाता, क्योंकि ईथर के माध्यम में वो RMgX ही रहेगा। जलीय माध्यम में RMgX किस में परिवर्तित हो जाएगा, एल्केन में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए इसको जलीय माध्यम में नहीं रखते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारे सामने मैग्नीशियम धातु की स्थिति है। इस मैग्नीशियम की क्रिया को, यानी गिरनियार अभिकर्मक की क्रिया को आप ऐसे भी देख सकते हो। उदाहरण चेंज कर दें, अगर मान लो उदाहरण ये है, बेंजीन वलेर, इस पर Br लग रहा है और इधर लिख दिया Mg, तो क्या बनेगा, ईथर की प्रेजेंस में बनेगा तो गिरनियार रिजेंट ही, यानी क्या हो जाएगा MgBr। अब इस वलय को क्या बोलेंगे, फेनिल। भाई इस वलय का नाम क्या होगा, इसका नाम फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो गया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये भी गिरनियार अभिकर्मक है, लेकिन ये एरोमेटिक है, ठीक है ना। तो ये एरोमेटिक गिरनियार रीजेंट है। नहीं, तो हमारे सामने स्थिति हो गई मैग्नीशियम धातु की क्रिया से, कि मैग्नीशियम की क्रिया से क्या बनता है, गिरनियार रीजेंट बनता है, ठीक है। इसके बाद अगली जो धातु है नंबर 3, तीसरी धातु है वो Pb है, यानी लेड धातु से क्रिया। अगर लेड धातु से क्रिया करेंगे इसकी, ठीक है, तो Pb धातु से क्रिया में क्या होगा, ये C2H5Cl है
और इसकी क्रिया Pb धातु से करेंगे तो Pb होता है NaPb, ठीक है। NaPb से क्रिया होगी तो इसके मोल होंगे 4, इसके मोल भी होंगे 4। प्रोडक्ट क्या बनेगा? C2H5 का होल 4Pb। ये 4 बार एथिल है तो 4 को टेट्रा कहते हैं, एथिल, टेट्रा एथिल। Pb को लेड कहते हैं और इसको कहते हैं शॉर्ट में TeL। ये विस्फोटक पदार्थ है, टेट्रा एथिल लेड, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा टेट्रा एथिल लेड, ठीक है। तो Pb धातु की क्रिया से टेल बनता है, शॉर्ट में टेल है नाम, T का मतलब टेट्रा, E का मतलब एथिल और L का मतलब लेड। और ये कैसा पदार्थ है? विस्फोटक, ठीक है ना। तो एल्किल हैलाइड Pb धातु से क्रिया करके टेट्रा एल्किल लेड बनाते हैं। नहीं, ये Pb की क्रिया हुई। इसके बाद लिथियम की क्रिया देखें। अगली जो धातु है वो लिथियम धातु है और लिथियम धातु से क्रिया, और लिथियम धातु की क्रिया में क्या है? ये C2H5Br है, इसकी क्रिया लिथियम से करा दें तो इसके 2 मोल ले लें, निकलेगा क्या? LiBr निकलेगा, C2H5Li बनेगा, यानी एथिल लिथियम। C2H5 का नाम एथिल और Li का नाम लिथियम, तो कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? एथिल लिथियम बन जाएगा। ये हमारे सामने कौन सी मेटल हो गई? चौथे नंबर की, ठीक है ना। तो 4 मेटलों से क्रिया हो गई, 4 धातुओं से क्रिया पढ़ ली हमने। पहली सोडियम से पढ़ ली, दूसरी Pb से पढ़ ली, तीसरी Mg से पढ़ ली, चौथी लिथियम से पढ़ ली, ठीक है। अगर जिंक मेटल से क्रिया करते हैं, अगर जिंक धातु होती है तो उसको ऐसे लिखते हैं, जिंक धातु की क्रिया में R2Zn बनता है, ठीक है ना। R2 का मतलब डाई एल्किल और Zn का मतलब जिंक, और इसको कहते हैं फ्रैकलैंड अभिकर्मक। इसको कौन सा अभिकर्मक कहते हैं? फ्रैकलैंड अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने जिंक धातु की क्रिया से फ्रैकलैंड अभिकर्मक बनता है, ठीक है। ये 5वीं मेटल हो गई, कौन सी? जिंक, Zn। नहीं, ये हमारे सामने एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण हुए। अब इन सभी रासायनिक गुणों पर यदि शॉर्ट में एक नजर डाल लें, ठीक है ना, तो वो देखें इन सभी रासायनिक गुणों पर। हमने सबसे पहला गुण क्या पढ़ा था? NSR। दूसरा गुण क्या पढ़ा था? एलिमिनेशन यानी विलोपन। तीसरा गुण क्या पढ़ा था? धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी 3। NSR क्या थी? RX प्लस NU माइनस। इसमें क्या होगा? X हटेगा, NU लगेगा। नहीं, ये तो NSR हो गई। NSR में क्या हो गया? X हट गया, NU लग गया, ये NSR हुई। विलोपन क्या थी? विलोपन क्रिया ऐसे थी, RCH2CH2X। विलोपन क्रिया होती थी एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, और एल्फा बीटा देखने पड़ते थे। एल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, HX, और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता था? बनने वाला प्रोडक्ट एल्कीन होता था, ठीक है ना। और विलोपन क्रिया में कौन सा नियम काम आता था? सेत्यजेफ। सेत्यजेफ नियम क्या होता था कि उस एल्कीन का स्थायित्व अधिक होता है जिसमें द्विबंध के दोनों ओर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। अभी अभी पढ़ा हमने धातुओं से क्रिया। धातुओं में क्रिया कौन सी? अभी हमें RX लिख दें और RX में सभी धातुओं का वर्गीकरण कर दें एक साथ, तो ये छोटा सा हो जाएगा। RX की क्रिया किससे? सोडियम से, RR बनेगा, क्रिया का नाम क्या होगा? वुड्स, पहला खत्म। दूसरा Mg से क्या बनेगा? RMgX। क्या कहते हैं इसको? RMgX को कहते हैं गिरनियर रीजेंट, गिरनियर अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। तीसरी जो धातु थी वो लिथियम, क्या बनेगा? RLi बनेगा, एल्किल लिथियम। चौथी धातु कौन सी थी? Pb, क्या बनेगा? R4Pb, ठीक है ना, टेट्रा एल्किल लेड। नहीं, R4Pb का निर्माण होगा, ठीक है। और 5वीं जो धातु थी लास्ट, वो जिंक थी, और RX की क्रिया जिंक से कराएंगे तो R2Zn,
और R2ZN का नाम क्या होता था? डाई एल्किल जिंक। और इसको क्या कहते थे? फ्रैकलैंड अभिकर्मक। तो इसका नाम क्या था? फ्रैकलैंड अभिकर्मक था। नहीं, ये हमारे सामने पूरी केमिकल प्रॉपर्टी की समरी है, ठीक है ना। हमने अब तक 3 वीडियो में ये 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी NSR पढ़ी थी, फिर विलोपन पढ़ी थी, फिर क्या है? धातुओं से क्रिया। यहां पर एल्किल हैलाइड की स्थिति क्लियर होती है। नहीं, इसके बाद इस एल्किल हैलाइड के भाग में क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, तो उसकी स्थिति देखो, यानी प्रश्न कैसे बनता है इसमें। तो बोर्ड में प्रश्न किस हिसाब से पूछा जाएगा इसमें से, तो उसका तरीका, नंबर 1, उसने हमें लिख कर दे दिया CH3CH2Cl, इसके ऊपर यहां दे दिया जलीय KOH, और इसी उदाहरण में उसने दे दिया एल्कोहलिक KOH, उसने दिया A और B क्या है, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना है कि जलीय जो KOH है उससे तो प्रतिस्थापन होता है, जलीय KOH से प्रतिस्थापन होता है, और एल्कोहलिक KOH से विलोपन होता है। इसका मतलब A जो बनेगा ये तो प्रतिस्थापन से बनेगा, मतलब NSR से बनेगा, और B जो बनेगा वो किससे बनेगा? B बनेगा विलोपन से, ठीक है। प्रतिस्थापन में क्या होगा? A क्या है? A का मतलब है Cl हटाओ OH लगाओ, ये तो A हो गया, ये तो प्रतिस्थापन क्रिया हो गई। B का मतलब क्या है? B में अल्फा बीटा करने हैं, अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये CH2 रह गया, Cl हट गया, इसका एक हाइड्रोजन हट गया तो CH2 बन गया। तो इसका मतलब इसमें बनने वाला प्रोडक्ट कौन है? एथीन। और इस वाले में जो बना वो प्रोडक्ट कौन सा है? एथेनॉल, ठीक है ना। एक तो टाइप ये हो गया प्रश्न का। नहीं, दूसरा देखें इसमें, इसी प्रकार का अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न ऐसे है, उसने हमें जोड़ने के लिए कोई सब्स्टिट्यूट दिया, वो कैसे होगा? उसने उदाहरण ऐसे दे दिया, ये डबल बॉन्ड है, ये CH3 है, और उसने आगे लिख दिया कि HCl जोड़ो इसमें, ठीक है ना। अब यहां HCl जोड़ेंगे तो यहां कौन सा नियम काम में लेंगे? मार्कोनिकोफ। कौन सा नियम लगाएंगे? मार्कोनिकोफ। अब इस पर तो कार्बन है, और कार्बन की वैलेंसी 4 है, 2 ये रही, 3 और 1 4, 4 वैलेंसी हो गई कार्बन की, ठीक है ना। और ये भी कार्बन है, लेकिन इस पर हाइड्रोजन है, यानी ये CH है, क्योंकि इस कार्बन की 2 वैलेंसी ऊपर, 1 नीचे, 3 और 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। अब हमें मार्कोनिकोफ नियम लगाना है, तो मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार Cl माइनस कहां जाएगा? जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और कम हाइड्रोजन इस पर है, इस पर हाइड्रोजन एक भी नहीं है, इस पर तो एक है, इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अतः प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये तो डबल बॉन्ड हट जाएगा, और इस डबल बॉन्ड की जगह यहाँ CH3, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? Cl, और इस कार्बन पर क्या हो जाएगा? CH2, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हाइड्रोजन तो चला गया इस पर, और हेलोजन कहां गया? Cl हेलोजन है, हेलोजन परमाणु कहां गया? इस पर गया। क्यों? क्योंकि कौन सा नियम लगा है? मार्कोनिकोफ नियम। और पिछले वीडियो में पहले हमने मार्कोनिकोफ नियम बताया था, उस मार्कोनिकोफ नियम के आधार पर यह प्रश्न दिया गया है, ठीक है ना। या वो कैसे लिखता है, या प्रश्न का अगला टाइप कैसे कहता है वो? उसने हमसे बोला कि भाई क्या होता है जब, उसने प्रश्न दिया क्या होता है जब एथिल क्लोराइड, भाई क्या होता है जब एथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु से होती है। तो भाई जब एथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु से होती है तो क्या होता है? तो एथिल क्लोराइड क्या है? C2H5 एथिल, और क्लोराइड का मतलब Cl, और इसकी क्रिया किससे होती है? सोडियम से। तो हमें तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ईथर के साथ होगी, इस सोडियम की क्रिया को क्या बोलते हैं? वुड्स क्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें ये डबल हो जाएगा, ये तो C2H5 डबल होगा, तो C2H5 को डबल करेंगे तो C4H10, और C4H10 का मतलब क्या होता है? ब्यूटेन।
तो क्या बनेगा इस क्रिया में? ब्यूटेन बनेगा। जब एथिल क्लोराइड सोडियम से क्रिया करेगा तो ब्यूटेन का निर्माण करेगा। ठीक है ना। ये तो हमारे सामने एल्किल हैलाइड की स्थिति हुई, लेकिन इस चैप्टर के अभी और भी बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं अभी तो। ठीक है ना। तो नेक्स्ट कल के वीडियो में इस चैप्टर में डाई हैलाइड शुरू करेंगे। ठीक है ना, जेम डाई हैलाइड और बिस डाई हैलाइड।